जरा सैर कर दुनिया की, गाफिल ये जिंदगानी फिर कहाँ। अगर ये जिंदगी कुछ बाकी रही भी तो कमबख्त ये जवानी फिर कहाँ। ख्वाजा मीर के कहे इस शेर में दोस्तों एक बहुत गहरा संदेश छुपा है, और वो संदेश ये है कि एक बार हमारी जवानी और ये उम्र बीत जाने के बाद जिंदगी का सफ़र तय करना इतना आसान नहीं होता। बहुत मुश्किलें आती हैं साहब। इसलिए कहा गया है कि ये ज़िंदगी हमें एक मिली है, इसलिए मुस्कुरा के जिएं, खूब सारी यात्राएं कीजिए और खूब सारा सफ़र तय कीजिए। दोस्तों, इस वक्त मैं भारत के एक बेहद खूबसूरत राज्य गुजरात में मौजूद हूँ, गुजरात के वडोदरा में। और आज बंसल न्यूज़ के तमाम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हमारे खास दर्शकों को, और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के साथ साथ तमाम देश भर के व्यूवर्स को मैं एक बहुत खूबसूरत जगह, एक बेहद शानदार सफ़र पर ले चलूँगा। और यकीन मानिए दोस्तों, इस सफ़र को देखकर और मेरे साथ लुत्फ़ उठाकर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सफ़र की, जिसे हमने नाम दिया है सबसे बड़े सरदार। सबसे बड़े सरदार के सफ़र में मैं गुजरात के वडोदरा से 90 किलोमीटर का सफ़र तय कर आ चुका हूं केवड़िया में। केवड़िया ये वो नाम है जिसने विश्व पर्यटन के नक्शे पर बहुत कम वक्त में अपनी एक नई पहचान बनाई है। केवड़िया ये वो नाम है जहां देश विदेश से रोज़ाना 10,000 से अधिक सैलानी पहुंचते हैं घूमने के लिए। केवड़िया ये वो नाम है जो पहचाना जाता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। केवड़िया विश्व के सबसे बड़े टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर तेजी से उभर रहा है। यूं तो हवाई और रेल मार्ग से केवड़िया तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीक एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन वडोदरा का है, जिसकी दूरी यहां से करीब 90 किलोमीटर है। लेकिन अब यहां एक भव्य रेलवे स्टेशन का भी निर्माण हो चुका है। भारतीय रेलवे ने गुजरात के केवड़िया तक रेल यात्रियों को सौगात देते हुए 8 नई ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। इस रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट भी मिला है। ग्रीन बिल्डिंग वो इमारतें होती हैं जिनमें 30 से 40% तक बिजली और 30 से 70% तक पानी की बचत होती है, जो पर्यावरण के अनुकूल होती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने की चाह में हम गाड़ी में सवार होकर फिर से आगे की ओर बढ़े। करीब 4 किलोमीटर बाद हमें अचानक वो दृश्य दिखाई दिया जिसका हमें इंतजार था। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का पिछला हिस्सा हमें दिखने लगा। इसे देखने के बाद हमारा इंतजार मानो खत्म हुआ। सबसे बड़े सरदार हमसे कुछ ही दूरी पर थे। विज्ञान और कला का शानदार और बेजोड़ नमूना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मेरे पीछे जिस प्रतिमा को आप देख रहे हैं, आसमान को चूमती ये प्रतिमा है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने बिना खून बहाए 562 रियासतों को भारत गणराज्य से जोड़ने का काम किया। ये प्रतिमा है उन सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने भारत को भौगोलिक और सियासी तौर पर एक करने का काम किया। ये प्रतिमा है उन सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिनके नाम से रजवाड़े खौफ ज़या हो जाया करते थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मॉडर्न मार्वल का एक सटीक उदाहरण है। भारत की आजादी के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भारत के अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों के दृढ़ संकल्पों में से एक सरदार पटेल भी थे, जिन्होंने भारतवर्ष का गठन किया था। कला, वास्तुशिल्प और अद्भुत इंजीनियरिंग का समावेश स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इस उपयुक्त नाम की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने तब की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस महान स्टैच्यू की कल्पना को सच्चाई का रूप देकर धरातल पर उतारना इतना आसान काम नहीं था। इस प्रतिमा के प्रवेश द्वार से आगे एक म्यूजियम और लिफ्ट भी बनाई गई है। लिफ्ट प्रतिमा के गैलरी तक
यानी 135 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, जहां से सरदार सरोवर बांध और आसपास की पहाड़ियों को देखा जा सकता है। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जो मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वाकई भारत का मान बढ़ाती है। इसकी ऊंचाई आप अगर देखें तो इसकी ऊंचाई जैसा मैंने बताया 182 मीटर है, यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग डबल, 2 गुना है। और अगर आप सरदार पटेल साहब के चेहरे को देखें तो ज़रा गौर से देखिए, जो शिल्पकार हैं इस प्रतिमा को बनाने वाले, उन्होंने बड़ी ही मेहनत से इस प्रतिमा को डिज़ाइन किया है, जिसमें 33 महीने से अधिक वक्त लगा है। इस प्रतिमा के शिल्पकार हैं पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर आर्किटेक्ट राम वी सुतार, जिन्होंने पीएम मोदी के इस कल्पना को प्रतिमा का रूप देकर डिजाइन किया है। इसके लिए जो परिश्रम किया गया उसकी कहानी भी बड़ी ही दिलचस्प है। यहां इस प्रतिमा पर जिस बारीकी से काम किया गया है उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। सरदार पटेल के चेहरे की एक एक झुर्री और माथे की हर लकीर इस प्रतिमा में जान डालती है। इस प्रतिमा के निर्माण के पहले अनेकों जगहों से खोजकर सरदार पटेल की करीब 2500 तस्वीरें खंगाली गई थी और आखिर में सबको पसंद आई वो तस्वीर जिसे आप इस विशाल काय प्रतिमा के रूप में देख रहे हैं। मुस्कुराते हुए सरदार पटेल ने धोती कुर्ता और जैकेट पहन रखा है और कंधों पर शॉल ओढ़ रखी है और वो सीधे कैमरे की तरफ देख रहे हैं। इस प्रतिमा को बनाने में देश के कोने कोने से करीब 4000 इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स, क्रेन ऑपरेटर, वेल्डर्स और मजदूरों ने 4488 क्यूबिक मीटर नींव रख दिन रात कड़ी मेहनत कर प्रतिमा को खड़ा किया। इस प्रतिमा के निर्माण में कंक्रीट, स्टील और पीतल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 22,500 किलो पीतल और 18,500 मीट्रिक टन मजबूत स्टील का इस्तेमाल किया गया है। पटेल की इस प्रतिमा को बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। आसमान को चूमती इस प्रतिमा की ऊंचाई काफी अधिक होने की वजह से निर्माण के समय बड़ी बड़ी क्रेनें लगाई गई थी। ये प्रतिमा हर तरह के मौसम की मार झेलने के काबिल बनाई गई है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवा भी इस विशाल काय प्रतिमा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अचल खड़ी इस प्रतिमा में 5.6 इंटेंसिटी के भूकंप के झटके झेलने की क्षमता है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। इस प्रतिमा को बनाने में 33 महीने का वक्त लगा। इसकी लागत की बात करें तो करीब करीब 3000 करोड़ रुपए का खर्च आया। ये प्रतिमा भारत का मान बढ़ाती है, लेकिन बहुत कम वक्त में इतनी बड़ी प्रतिमा को बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। पूरी प्रतिमा को 22,500 किलो पीतल से बनाया गया है। इसमें कंक्रीट, पीतल और स्टील का इस्तेमाल किया गया है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके लिए इंजीनियरों को अपने हुनर का इस्तेमाल कला के दायरे में करना था। पटेल की ये प्रतिमा वाकई भारत का मान बढ़ाती है। वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार अमेरिका के प्रख्यात स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 93 मीटर है, जबकि सरदार पटेल की इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर, यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुना। यह प्रतिमा वाकई भारत का मान बढ़ाती है। 33 महीने के बेहद कम समय में इतनी बड़ी प्रतिमा बनाना एक बड़ी चुनौती थी। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके लिए इंजीनियरों को अपने हुनर का इस्तेमाल कला के दायरे में रहकर करना था। गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेट टापू पर इस विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इस प्रतिमा को आगे, पीछे और दाएं बाएं से देखकर आधुनिक विज्ञान और कला के चमत्कार का
अनुभव होता है। प्रतिमा को एक तरफ से देखने के बाद हम क्रूज पर सवार हुए ताकि प्रतिमा का दूसरा छोर और इस स्टैचू को करीब से देखने का अनुभव मिल सके। कोरोना काल के बाद भारतीय पर्यटन को एक बार फिर से बूस्टअप मिला है। सैलानी अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और सैलानियों का क्या कहना है टूरिज्म को लेकर, हम चलिए बात कर रहे थे। बहुत सारे खुश वाले मेरे साथ चेहरे हैं, सैलानी है यहाँ पर और उनसे हम बातचीत करते हैं। पहले तो आप क्रूज देखिए, खुले आसमान के नीचे प्रकृति के पास हम मौजूद हैं। लोगों का क्या कहना है, बात कर लेते हैं। कहाँ से आई है, अब क्या नाम है आपका? बॉम्बे, ध्रुवी गांधी। ध्रुवी, कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा। लॉकडाउन में 1 साल से घर पे थे, वी वर सो बोर्ड एंड फाइनली वैक्सीन आया तो वी गॉट चांस कि हम सब वापस मिलके ऐसे फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप मैडम कहाँ से आई हैं? बॉम्बे, बोरीवली। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा, फुल एंजॉय। बहुत ही कोरोना के बाद हम लोग को 1 साल के बाद बाहर से निकलने को मिला, इसलिए हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही बढ़िया है। वो बोलते ना कि ये अपना बोट है, वहाँ जन्नत है, वहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसा लगता है बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्रूज़ में बहुत ही बढ़िया है। लोगों का कहना है कि 1 साल घरों में रहने के बाद उन्हें बहुत अच्छी खुशी हो रही है। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? Shruti from Mumbai. This is amazing, just an amazing experience. You all should experience it. बॉम्बे से आया है। एकदम क्रूज एकदम फर्स्ट क्लास है। एक बार जो नहीं आया है उसको एक बार आना ही चाहिए। हाँ, एक बार आना ही चाहिए, क्योंकि ये क्रूज में नहीं आया ना तो समझो को दुनिया में नहीं आया। बहुत ही एंजॉय किया, मजा आया सबको। देखिए, घर से निकल तो चुके हैं लोग बाहर और एंजॉय भी कर रहे हैं और किस तरह से मजे कर रहे हैं। आप देखिए, लोग गुनगुना रहे हैं। कुछ गाना वाना गा दीजिए यार। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कहीं जाओ किसने जाना। उड़ी 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 उड़ी। सूरज ढल चुका है और आसमान में काली रात हो गई है, लेकिन आसमान में जितनी काली रात है उससे कई ज्यादा उजाला और कई ज्यादा रोशनी यहाँ पर मौजूद है। मेरे पीछे आप सरदार साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा देख रहे हैं, लेकिन इस प्रतिमा से करीब 150 मीटर के आसपास जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक बेहद शानदार जगह मिलेगी। और सरदार साहब की प्रतिमा से ठीक 100 से 150 मीटर की दूरी पर आता है यूनिटी ग्लो गार्डन। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। यूनिटी ग्लो गार्डन भारत का पहला एकमात्र ऐसा गार्डन है जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जिसकी थीम कुछ इस तरह से गढ़ी गई है कि जब सैलानी, जब पर्यटक यहाँ पहुँचे तो उन्हें शाम के वक्त एक अद्भुत गार्डनिंग का, लाइटिंग का, एलईडी लाइटिंग का एक अद्भुत नज़ारा मिले। यहाँ सॉफ्ट म्यूज़िक चलता है, गाने चलते हैं जो सैलानियों को एंटरटेन करते हैं। बच्चों का बेहद खास ख्याल रखा है। बच्चों के लिए झूलों से लेकर खेल गतिविधियों से लेकर तमाम उन चीज़ों का ख्याल रखा गया है जो एक टूरिस्ट को, जो एक सैलानी को ज़रूरी है। ये गार्डन भारत का पहला यूनिटी ग्लो गार्डन है, जहां मौजूद पेड़ पौधों पर एलईडी लाइटिंग लगाई गई है, जिससे ये गार्डन रात के वक्त रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है। यहां लगे 3D फव्वारे, जंपिंग लाइट्स, कलरफुल अम्ब्रेला, चीतल, जिराफ, पेड़ पौधे, सिटिंग पॉट्स और गुलाब यहां आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यूनिटी ग्लो गार्डन देखने के बाद हम फिर से गाड़ी में सवार होकर केवड़िया स्टेशन की ओर बाहर जाने लगे तो हमने देखा स्टैचू ऑफ यूनिटी से आगे जिस रास्ते से हम गुजर रहे थे, वहां रोड के बीचों बीच अद्भुत लाइटिंग की गई है। जैसे ही आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के दीदार के बाद, प्रतिमा के दीदार के बाद जब आप केवड़िया से बाहर निकलते हैं तो आपको ये शानदार सा नज़ारा दिखेगा। मेरे पीछे जो आप अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं, यकीन मानिए दोस्तों, ये हम गुजरात के केवड़िया में मौजूद हैं, लेकिन ये नज़ारे को देखकर आपको एक मोमेंट को ये लगेगा कि हम किसी फॉरेन कंट्री में, किसी विदेश में आ चुके हैं। ये जो आप रंग बिरंगे पेड़ देख रहे हैं, कलरफुल लाइट्स हैं इसमें, हरे, लाल और पीले रंग के 3 कलर के कॉम्बिनेशन से करीब 1000 ये पेड़ आप देख रहे हैं। इसकी खासियत दोस्तों ये है कि इन्हें पूरा आर्टिफिशियली डिज़ाइन किया है, एलईडी टेक्निक से बनाया गया है और इस पर आर्टिफिशियल नारियल भी लगे हैं। जो नारियल के पेड़ होते हैं ये उसी तरह से बताने की कोशिश की गई है।
और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, उसके बावजूद ये यहाँ का मेंटेनेंस और यहाँ की आकर्षित खूबसूरती जो सांझ होने के बाद यानी सूरज ढलने के बाद शाम के वक्त देखने को मिलती है। और इस केवड़िया के टूरिज़्म स्पॉट को, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इस खास स्पॉट को बहुत एक अलग इम्पैक्ट के साथ टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। रात के अंधेरे में बिना किसी शोर के इन नारियल के पेड़ों को देखना बड़ा सुकून देता है। सबसे बड़े सरदार के सफर में हमारे पहले दिन की यात्रा यहीं खत्म होती है। अगले दिन की सुबह जब फिर से हम सफर पर निकले तो हमने देखा कुछ सैलानियों की लंबी कतार लगी हुई थी। लोग फोटो खिंचवाते, घूमते फिरते हुए जंगली जानवरों को देखने के लिए पहुंचे थे। तब हमने भी रुख किया जंगल सफारी का। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के करीब 300 मीटर की दूरी के बाद अगर आपको कुछ जंगली सफारी का एक्सपीरियंस लेना है तो आपको रुक करना होगा जंगल सफारी का। मेरे पीछे जिस गेट को आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर एक लायन है, एक शेर है, ये प्रतीक है यहाँ के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जंगल सफारी का, जहाँ दुनिया के सबसे बड़े घनत्व फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट, नॉर्थ अमेरिकन फॉरेस्ट और ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट के जंगली जानवर हैं। तो क्या है यहाँ की वैरायटी और जंगली सफारी के जानवर कैसे हैं, क्या है इनका मिजाज, चलिए रुक करते हैं। जंगल सफारी में प्रवेश लेते ही हम एक इलेक्ट्रिक बैटरी से चलित गाड़ी में बैठ गए। 375 एकड़ में फैले इस जूलॉजिकल पार्क में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और साउथ अमेरिका सहित अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले 186 से अधिक प्रजाति के जानवर मौजूद हैं। चूंकि रास्ता मिट्टी का है और कच्चा भी है, इसलिए पैदल चलने से होने वाली थकान से बचने के लिए अक्सर सैलानी इस गाड़ी में बैठना ही पसंद करते हैं। जंगल सफारी में प्रवेश लेते ही हम सबसे पहले हर्बीवरस यानी वनौषधि जीवों के एनक्लोजर में दाखिल हुए, जहां रहने वाले सभी जानवर शाकाहारी हैं। यहां हमें सबसे पहले एक राइनो दिखा। राइनो यानी गेंडा। गेंडा एक स्तनधारी जीव है जो हाथी के बाद सबसे बड़ा और भारी जानवर होता है। इस गेंडे का नाम मंगल है और इसकी उम्र है लगभग 14 साल। उस्ताद अभी सो रहे हैं। हालांकि गेंडों की औसत उम्र 35 से 45 साल के आसपास होती है और अक्सर ये प्रजाति काफी आलसी होती है, लेकिन जब एक बार इन्हें गुस्सा आ जाए तो आसानी से शांत नहीं होते। जब हम आगे बढ़े तो हमें बाइसन का एक जोड़ा दिखा जो अपना खाना खाने में मगन थे। इनमें से एक नर और एक मादा बाइसन है। जंगल सफारी प्रबंधक ने इनका नाम राधे और कृष्ण रखा है। आपने बाहुबली फिल्म में विलन भल्लाल देव को गौर जानवर से लड़ते तो देखा ही होगा। यह बाइसन उसी प्रजाति का है जिनकी उम्र 20 साल होती है और वजन 400 से 500 किलो के आसपास रहता है। झुंड में नजर आ रहे ये वन्य जीव है चीतल। चीतल हिरण के वंश का एक वन्य प्राणी है जो अक्सर एशियाई देशों में, खासतौर पर श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में पाया जाता है। इनके त्वचा का रंग हल्का लाल भूरे रंग का होता है और उसमें सफेद धब्बे होते हैं। इनके पेट और अंदरूनी टांगों का रंग सफेद होता है। इनके शरीर की बनावट हिरण की तरह ही होती है। इनका जीवन काल 7 से 15 साल का होता है और पूर्ण रूप से ये शाकाहारी होते हैं। काले हिरण या ब्लैक बक को इंडियन एंटेलोप भी कहा जाता है। यह आमतौर पर भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाया जाता है। इनके लिंग की पहचान इनके लंबे सींग से होती है, यानी जिस हिरण के लंबे सींग हैं वो नर काला हिरण है और जिसके सींग नहीं है वो मादा काला हिरण है। खास बात है कि नर ब्लैक बक रंग भी बदलते हैं। मानसून के अंत तक नर हिरणों का रंग खासा काला दिखाई देता है, लेकिन सर्दियों में यह रंग हल्का पड़ने लगता है और अप्रैल की शुरुआत तक एक बार फिर से भूरा हो जाता है।
हिरणों की खूबसूरत प्रजाति में शुमार यह है सफेद हिरण, जो बहुत दुर्लभ होते हैं। सफेद हिरण को हिमालय मुस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के बेहद कम ही चिड़ियाघरों में दिखाई देते हैं। ये काफी नटखट और चंचल भी होते हैं। सफेद हिरण का वजन आमतौर पर 32 से 44 किलोग्राम तक होता है और ये भी पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं, जो मुख्य रूप से पेड़ की पत्तियां, हरी घास, मीठे फल खाना पसंद करते हैं। हर्बीवोरस जानवरों के एनक्लोजर से बाहर निकलते हुए हम फिर से हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठ गए और दाखिल हुए ओमनीवोरस एनक्लोजर में, यानी ऐसे दुर्लभ जानवरों के बाड़े में जो सर्वाहारी जानवर होते हैं और भारत में ना के बराबर ही दिखते हैं। यहां सबसे पहले हमें कांच के अंदर कैद गोल्डन हैंडेड टमरीन मंकी दिखाई दिया, जो पहले तो काफी देर तक हमारे कैमरे को देखकर अपना चेहरा दिखाने को राजी ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही देर में जनाब ने अपना सर घुमाया और हमें बड़े ही गंभीर मुद्रा में देखने लगा। ये बंदर बहुत छोटे होते हैं, जिनकी लंबाई तकरीबन 12 से 18 इंच तक होती है। ये सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े और घने जंगल अमेज़न फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और खाने में ये गाजर, पत्तियां, चींटी और नेक्टर खाना पसंद करते हैं। इनका नाम गोल्डन हैंडेड टमरीन इसलिए रखा गया है क्योंकि इनके हाथों के पंजे गोल्डन कलर के होते हैं। गोल्डन हैंडेड टमरीन के ठीक पास में हमें कॉटन टॉप टमरीन मंकी दिखाई दिया। यह बंदर दुनिया के सबसे छोटे बंदरों की श्रेणी में आता है, जिसकी लंबाई एक गिलहरी के बराबर यानी 8 से 10 इंच तक होती है और वजन बेहद कम 300 से 600 ग्राम के लगभग होता है। इसके सर के ऊपरी हिस्से में मौजूद कॉटन की तरह दिखने वाले सफेद बाल इन्हें दिखने में काफी खूबसूरत बनाते हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें टफ्टेड कैपुचिन मंकी दिखाई दिया, जो इतनी तेजी से ब्रेड खाने में व्यस्त था मानो कोई आकर उससे उसका भोजन ना ले ले। और इसी तरह हमें कैमल फैमिली से लामा दिखाई दिया। जंगल सफारी में ब्लैक वाइल्ड बीस्ट, ऑस्ट्रिच, जिराफ, ज़ेब्रा, इगुआना, अफ्रीकन सर्वल कैट को देखते हुए हम एशियाटिक लायन के करीब पहुंचे। शेर का ये जोड़ा आराम फरमा रहा था और अंत में हमें दिखाई दिया बंगाल टाइगर, जो गर्मी में पेड़ के नीचे सो रहा था। जंगल सफारी में दिन भर ढेरों जंगली जानवरों को देखने के बाद हम फिर बाहर निकले। सबसे बड़े सरदार के सफर में केवड़िया की प्राकृतिक छटा, यहाँ की हरियाली, नदी, पेड़ पौधे और विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा को देखना एक अलग ही सुकून देता है। वाकई ये प्रतिमा भारत का मान बढ़ाती है और विश्व पर्यटन के नक्शे पर भारत को एक नई पहचान दिलाती है। किसी भी महापुरुष की प्रतिमा उनके विचारों, उनके गुणों और उनके व्यक्तित्व का प्रतीक होती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी उनके लौह पुरुष यानी आयरन मैन वाली छवि का प्रतिनिधित्व करती है। तो हमारे इस खास सफर सबसे बड़े सरदार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।